हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमारी वीडियो पार्ट 1 में कवर हो गए हैं। आइए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। यानी फायर को कैसे कंट्रोल करें। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा ऑफ फायर, फायर के बारे में, ब्रेकिंग आउट इन होम्स शॉप्स एंड फैक्ट्रीज, कि कभी घरों में आग लग जाती है, कभी दुकानों में आग लग जाती है, कभी फैक्ट्रीज में आग लग जाती है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, यदि आपने इस तरह कोई एक्सीडेंट देखा है, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक, तो अपनी नोटबुक में उसके बारे में लिखे। ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंसेस विद योर क्लासमेट्स, और अपने एक्सपीरियंसेस को अपने क्लासमेट्स के साथ में, जो साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ में शेयर करें। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया, और अपने एरिया में जो भी फायर सर्विस है उसके टेलीफोन नंबर को आपको पता होना चाहिए, उसका पता लगाएं। इफ़ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस, यदि आपके घर में आग लग जाती है, और इन योर नेबरहुड, यदि आपकी पड़ोस में आग लग जाती है, द फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज़ है टू डू इज टू कॉल द फायर सर्विस, कि फायर सर्विस को कॉल किया जाए। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर्स ऑफ द फायर सर्विस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें फायर सर्विस का जो फ़ोन नंबर है वो पता होना चाहिए। अगर हमें फायर सर्विस के नंबर पता होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, तुरंत उनको कॉल कर सकते हैं, जिससे आग पर काबू पाया जा सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फायरमैन जो है किस तरीके से वो आग को बुझाता है। डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन, यानी क्या आपके शहर में जहाँ पर रहते हैं, क्या वहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स, जब फायर ब्रिगेड पहुँचती है, व्हाट इट डू, व्हाट डज इट डू, वो क्या करती है, इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वो आग पर पानी डालते हैं। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तो जैसे कंबस्टिबल जो सब्सटेंस होता है उसके ऊपर पानी डलता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, ये क्या करता है, आग को फैलने से रोकता है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, यानी उस मटेरियल जो कंबस्टिबल मटेरियल जो होता है, वाटर वेपर उसके चारों तरफ फैल जाती है। हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, जिससे एयर की सप्लाई जो होती है वो कट ऑफ हो जाती है। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, इसलिए आग क्या हो जाती है, वो बुझ जाती है। यू हैव लर्नड दैट देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, यानी 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें होती है फायर को, फायर के लिए। कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट्स, क्या उन रिक्वायरमेंट के लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट। अब फ्यूल से क्या मतलब है, यहाँ पे फ्यूल से मतलब है कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी जो चीज़ जल रही होती है, यानी कोई ना कोई जलने वाली चीज़ जरूर होनी चाहिए तभी आग लग सकती है। दूसरा है एयर, एयर से मतलब सीधा ऑक्सीजन से होता है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन ही बर्निंग में हेल्प करती है। और हीट से मतलब है उसका इग्निशन टेम्परेचर, जब तक कोई मटेरियल इग्निशन टेम्परेचर तक उसका टेम्परेचर नहीं पहुंच जाएगा तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। तो 3 चीज़ें हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल, एयर या फिर ऑक्सीजन कह लीजिए, और उसका इग्निशन टेम्परेचर। जब तक ये तीनों चीज़ कंबाइन नहीं होगी एक साथ में तब तक आग नहीं लग सकती। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स, यानी आग पे काबू पाया जा सकता है अगर इनमें से किसी एक चीज़ को या फिर ज़्यादा को अगर इसमें से हटा दिया जाए। द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, यानी जो जॉब जो होती है फायर एक्सटिंग्विशर जो करता है इसमें, इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, तो वो क्या कर देता है, एयर की सप्लाई को काट देता है, वो कट हो जाती है इसमें से। और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल और बहुत, या फिर जो टेम्परेचर जो होता है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाएगा तो फिर उसमें आग अपने आप बुझ जाती है। नोटिस दैट द फ्यूल इज मोस्ट केसेस, ये नोटिस करिए कि जो फ्यूल जो होता है इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में, कैन नॉट बी
एलिमिनेटेड, उसको हटाया नहीं जा सकता। इफ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर, यदि किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल, तो पूरी बिल्डिंग क्या बन जाती है? फ्यूल की तरह से काम करने लगती है, कंबस्टिबल सब्सटेंस की तरह से काम करने लगती है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कंबशन, यानी कंबशन जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक और अ गैस लाइटर नियर अ गैस स्टोव इन द किचन, यानी किसी भी बर्निंग जो मैच स्टिक होती है उसको अगर गैस लाइटर या फिर उस गैस लाइटर जो होता है जब जो स्टोव के पास लेके आते हैं उसको, टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, और जो गैस स्टोव जो होता है उसकी नॉब को टर्न ऑन करते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं? इसमें कुछ सावधानी भी दी गई है। डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, अब बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शन है कि जो गैस स्टोव जो होता है वो अपने आप हैंडल ना करे। आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले इसमें। वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली, हम क्या देखते हैं कि जो गैस जो होती है बहुत तेजी के साथ में जलती है। एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। सच कम्बशन इज नॉन एज रैपिड कम्बशन, इस तरह के कम्बशन को क्या कहेंगे? जिसमें तुरंत आग लग जाती है उसको रैपिड कम्बशन कहेंगे। तो ये एक टाइप हो गया कम्बशन का। देयर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जैसे फॉस्फोरस हो गया, विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, जिसमें रूम टेम्परेचर पर ही फॉस्फोरस में अपने आप ही ये हवा में अगर उसको रख दिया जाए तो उसमें आग लग जाती है। द टाइप ऑफ कम्बशन इन विच अ मटेरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, यानी जो टाइप ऑफ कम्बशन जो होता है जिसमें मटेरियल जो होता है अचानक से ब्रस्ट हो जाता है और उसमें जो फ्लेम जो होती है विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कम्बशन, यानी इसका कोई विशेष कारण नहीं होता, कोई हमें कारण दिखाई भी नहीं पड़ता और उसमें आग लग जाती है, तो इस तरह के जो कम्बशन होता है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस कम्बशन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी डिजास्टर्स फायर्स इन कोल माइंस, यानी जो कोल माइन जो होते हैं जहाँ पर बहुत सारा जो कोल होता है जहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तो वहाँ पे इस तरह के स्पॉन्टेनियस कम्बशन देखने को मिलते हैं। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट, और स्पॉन्टेनियस जो फॉरेस्ट फायर जो होता है यानी जंगल में जब आग लग जाती है अचानक से, आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट, वो कभी कभी क्या होता है वो हीट की वजह से होता है। ऑफ द सन, क्योंकि सन की जो हीट होती है जब सन की जो हीट होती है वो उसकी वजह से गर्मी हो जाती है और गर्मी होने से जंगल में आग लग जाती है ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बिजली चमकती है आसमान में तब भी उससे भी आग लग जाती है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट, ज़्यादातर जो फॉरेस्ट फायर्स होते हैं आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो इंसान की लापरवाही से होती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द comforts must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit। तो क्या होता है कभी कभी, यानी हम लोग क्या करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं जंगल के आसपास में जब किसी पिकनिक वगैरह पे जाते हैं, कोई विजिट करते हैं वहाँ पर, तो इस तरह की चीज़ें छोड़ देते हैं जिससे उसमें आग लग जाती है और जंगल की आग को रोकना बहुत मुश्किल होता है। वी जनरली हैव फायरवर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज, आमतौर पर हमने जो जो फायरवर्क्स होता है जब पटाखे वगैरह जलाए जाते हैं फेस्टिवल डेज में, तब ये होता है अक्सर उसमें आग लग जाती है, कहीं पे भी दुकान में आग लग जाती है। व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, जब किसी जो क्रैकर जो होता है जब उसको इग्निटेड किया जाता है जिसको टेम्परेचर दिया जाता है उसमें आग लगाई जाती है। सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस, तो एक अचानक से एक रिएक्शन होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड, जिसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैस जो होती है वो बनती है और रिएक्शन इज लिबरेटेड, और रिएक्शन होती है इसमें। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कैन बी टेक प्लेस इन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, और जब किसी क्रैकर पर अप्लाई किया जाता है प्रेशर तब एक्सप्लोजन होता है। नेक्स्ट आता है फ्लेम। ऑब्जर्व द एलपीजी फ्लेम, एलपीजी जो फ्लेम होता है उसको आप अगर ऑब्जर्व करें, कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, तो
क्या आप बता सकते हैं कि जो फ्लेम होता है उसका कलर कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम? और जो कैंडल फ्लेम होती है उसका कलर कैसा होता है? रिकॉल योर एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास सेवन्थ। और क्लास सेवन्थ में आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न होते हुए देखा होगा, तो उसके बारे में बताइए उसकी फ्लेम कैसी होती है। इफ़ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम्स इन टेबल 6.2। यदि आपने, इफ़ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग, यदि आपने कभी भी नहीं देखा इस तरीके से चलते हुए, द रिमेनिंग आइटम्स, जो बचे हुए जो आइटम है वो 6.2 में आप देख सकते हैं। यू कैन डू दैट नाउ, उसको आप कर भी सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एंड मेंशन वेदर ऑन बर्निंग द मटेरियल फॉर्म अ फ्लेम और नॉट। यानी जो भी मटेरियल आपको दिएगा उसको ऑब्जर्व करें उसको जलाने के बाद में कि उसमें फ्लेम बनती है कि नहीं बनती है। जैसे सबसे पहला है, यहाँ देखिए ये मटेरियल के नाम भी दिए हुए हैं इसमें। फॉर्मिंग ऑन बर्निंग, यानी मटेरियल फॉर्मिंग फ्लेम ऑन बर्निंग, यानी कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो बर्न करने पर फ्लेम देते हैं। कैंडल, मैग्नीशियम, कैम्फर, कैरोसिन स्टोव, चारकोल, ये मटेरियल्स के नाम हैं। और फॉर्म फ्लेम, डज नॉट फॉर्म फ्लेम, यदि इसमें फ्लेम बनता है तो इसमें लिखिए यस, और दूसरे वाले में जो नेक्स्ट कॉलम है उसका उसमें डो नॉट फॉर्म फ्लेम। तो आप इसमें मेंशन करके इस टेबल को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ आप कुछ फ्लेम देख भी सकते हैं इस तरीके से। जब कोई कैंडल या फिर जब किसी स्टोव को अगर गर्म किया जाता है तो उसकी फ्लेम को आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं उसके कलर को, इसमें किस तरह का कलर होता है। ये आप देखिए कैंडल फ्लेम और स्टोव की जो फ्लेम होती है दोनों के कलर में क्या डिफरेंस है। ये जो 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 फ्लेम होती है दोनों के कलर में कितना अंतर आपको दिखाई दे रहा है। जो कैंडल फ्लेम है वो येलो कलर की होती है, जबकि जो स्टोव होता है उसकी जो फ्लेम होती है वो ब्लू कलर की होती है। इसी तरीके से लैंप होता है या फिर कैंडल फ्लेम होती है या बर्नर होता है, तो उनकी उनकी फ्लेम में भी अंतर होता है उनके कलर में। अब इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। एक फ्लेम की जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को जलाए। होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट वन एंड द डार्क जोन ऑफ द नॉन फ्लिकरिंग, यानी एक मोमबत्ती को जलाए, केयरफुल रहे कि उसमें कपड़ों में आग ना लगे। होल्ड अ ग्लास ट्यूब, एक ग्लास ट्यूब को होल्ड करे विद अ पेयर ऑफ टोंग, एक टोंग की हेल्प से। एंड इंट्रोड्यूस इट वन एंड, और उसके क्या करे, इसका जो एक सिरा जो होता है इन द डार्क जोन, डार्क जोन में, एंड नॉन फ्लिकरिंग, और वो फ्लिकर भी नहीं करता है, इस तरह का होता है। तो उसको आप ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैंडल फ्लेम ब्रिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, और क्या करे, जो उसका जो लाइटेड जो मैचस्टिक उस पर लेके जाते हैं नियर द वन एंड ऑफ द ग्लास फ्लेम, ग्लास ट्यूब के एक सिरे पर लेके जाते हैं। डू यू सी अ फ्लेम, क्या आप एक फ्लेम उसमें देख सकते हैं? इफ सो, यदि ऐसा होता है, व्हाट इज दैट प्रोड्यूस अ फ्लेम, तो जो फ्लेम जो होती है वो क्या प्रोड्यूस करता है। नोटिस दैट द वैक्स नियर द हीटेड विक मेल्ट्स क्विकली, जो विक के बिल्कुल पास में होता है वो वाला पोर्शन वैक्स का, वो क्या होता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से। द सब्सटेंसेज विच वेपराइज, जो सब्सटेंसेज वेपराइज हो जाते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, बर्निंग के दौरान जब इनको बर्न किया जाता है तो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो पहले वेपराइज हो जाते हैं। गिव फ्लेम्स, उनमें फ्लेम बनता है। फॉर एग्जाम्पल कैरोसिन ऑयल एंड मोल्टन वैक्स राइज थ्रू द विक एंड आर वेपराइज्ड ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉर्म फ्लेम। तो क्या होता है कि जो कैरोसिन ऑयल होता है या फिर जो मोल्टन वैक्स होता है, पिघला हुआ जो मोम होता है, राइज थ्रू द विक, वो क्या होता है उसमें फ्लेम बनता है क्योंकि वो वेपराइज होते हैं ड्यूरिंग बर्निंग, जब उनको बर्न किया जाता है। चारकोल ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो चारकोल जो होता है डज नॉट वेपराइज, वो वेपराइज नहीं होता, एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, इसलिए वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता है। इन एक्टिविटी 6.6, कुड यू वेपर्स द वैक्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास ट्यूब बी द कोज ऑफ द फ्लेम प्रोड्यूस्ड, यानी वैक्स जो होता है जब कैंडल को बर्न करते हैं तो वो क्योंकि वेपराइज होता है इसलिए वो फ्लेम को प्रोड्यूस करता है।
व्हेन द कैंडल फ्लेम इज स्टेडी, जब कैंडल फ्लेम धीरे से होती है, इंट्रोड्यूस अ क्लीन ग्लास प्लेट, स्लाइड इनटू द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम, होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टोंग फॉर 10 seconds, देन रिमूव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप कैंडल फ्लेम के ऊपर क्या करें, कोई भी एक पेयर जो होता है उसका टोंग का, उससे हेल्प, उससे किसी प्लेट को, जो ग्लास प्लेट जो होती है उसको साफ सुथरी प्लेट होनी चाहिए, उसको पेयर ऑफ टोंग से हेल्प करें लगभग 10 सेकंड के लिए, और उसको उसके बाद रिमूव कर दें, और अपना जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप नोट करें कि आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया। क्या होता है, जो सर्कुलर जो ब्लैकिश रिंग जो होता है, सर्कल में एक ब्लैकिश रिंग बन जाता है ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड, किसी स्लाइड पर या किसी ग्लास प्लेट पर जो आपने इसमें लगाया है फ्लेम के ऊपर। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये किस बात को इंडिकेट करता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अनबर्न्ड कार्बन, जो बिना जले कार्बन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं प्लेट पर या स्लाइड पर, प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। जो ल्यूमिनस जोन जो होता है, जो हमें दिखाई देता है अगर हम उस पर उसको लगा देते हैं। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर, एक लंबी कॉपर वायर को पकड़ें जस्ट इनसाइड द फ्लेम, और उसे फ्लेम के अंदर रखें फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, लगभग 30 सेकंड के 30 सेकंड उसको रखें। तो 30 सेकंड रखने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो क्या हो जाता है, वो सिरा जो फ्लेम से टच है वो कैसा हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, यानी लाल और गर्म हो जाता है। डच इट इंडिकेट दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई टेम्परेचर। इससे ये भी पता लगता है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन जो होता है, जो दिखाई नहीं देता हमें फ्लेम का वो पार्ट, उसमें क्या होता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। इनफैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये किसी फ्लेम का क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, सबसे गर्म पार्ट होता है। गोल्ड स्मिथ जो होता है, यानी सुनार जो होता है, ब्लो द आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर का जो जोन होता है उसमें ब्लो करता है ऑफ द फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप, और एक मेटेलिक ब्लो पाइप से, फॉर क्या करने के लिए, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, यानी गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, यानी वो जो सबसे बाहर का जोन जो होता है उसको ही क्यों यूज़ करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, जो जो गोल्ड स्मिथ जो होता है इस तरीके से एक पाइप का यूज़ करता है, जिसमें क्या होता है, जो अंदर से क्या होता है, होलो होता है, खोखला होता है। जब उसमें वो ब्लो करता है, तो ब्लो करने से जो सबसे बाहर का जो जोन होता है वो आकर के उस पर लगता है, हमारा जो गोल्ड है या सिल्वर जिसको हमें मेल्ट करना होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैं डायग्राम ये दिखाना चाहूँगा आपको। ये अलग अलग जोन्स होते हैं कैंडल फ्लेम के। तो जो सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है, सबसे लेफ्ट साइड में देखिए जहाँ पे लिखा है होटेस्ट पार्ट। तो होटेस्ट जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, सबसे बाहर का जो जोन होता है फ्लेम का। मॉडरेट हॉट होता है जो बीच में होता है। लीस्ट हॉट जो होता है, लीस्ट हॉट होता है बिल्कुल जहाँ पर विक होती है, जहाँ पे बत्ती होती है उसके आसपास का जो एरिया होता है, जो जोन होता है, वो सबसे कम गर्म होता है। ये वैक्स कैंडल है, देख सकते हैं। और राइट साइड में क्या है, सबसे ऊपर आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू। आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, जो सबसे बाहर का जो पार्ट होता है, आउटर जोन जो होता है, कंप्लीट कंबशन इसके अंदर होता है, उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। मिडल जोन जो होता है वो पार्शियल कंबशन होता है, क्योंकि इसमें कंबशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए वो जोन कैसा होता है, वो येलो कलर का होता है। और इनर मोस्ट जोन जो होता है, सबसे अंदर का जो जोन होता है, वहाँ पे क्या होता है, अनबर्न्ट वैक्स होता है, जहाँ पर वैक्स जो होता है वो जला हुआ नहीं होता, तो उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है वहाँ पे, जो कि वेपर में कन्वर्ट होता है। तो इस तरीके से तीन अलग अलग जोन होते हैं, आउटर जोन जो हो गया, मिडल जोन हो गया, और इनर मोस्ट जोन हो गया। तो तीनों में जो कलर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ये अलग अलग जोन होते हैं फ्लेम के। इसके बाद आता है व्हाट इज़ अ फ्यूल। एक फ्यूल जो होता है वो क्या होता है, रिकॉल दैट द सोर्सेज ऑफ हीट एनर्जी एंड डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज। अब रिकॉल करते हैं जो हीट के सोर्सेज जो होते हैं, हीट एनर्जी के, वो डोमेस्टिक यानी घर के लिए और इंडस्ट्रीज के पर्पज़ के लिए।
आर मेनली वुड। तो जो घरों में यूज़ किए जाते हैं या जो इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं, मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, वुड होता है, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा। दीज सब्सटेंसेज आर फ्यूल्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल। एक अच्छा जो फ्यूल होता है जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है, हमें अवेलेबल हो जाता है। इट इज चीप, ये सस्ता भी होता है। इट बर्न्स इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, और ये मॉडरेट रेट पर आसानी से बर्न भी हो जाता है, जल भी जाता है। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये क्या करता है, अधिक मात्रा में, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है। इट डज नॉट हैव लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज, इसको हम ऐश भी कह सकते हैं। जलने के बाद वो इस तरह के सब्सटेंस नहीं छोड़ता जिससे बाद में एयर पोल्यूशन हो। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। तो अगर हम ये देखें कि इस तरह के जो जितने भी मैंने अभी तक फ्यूल के बताए हैं, तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। नो फ्यूल दैट कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज, उसको आइडियल फ्यूल नहीं कह सकते। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़, यानी किसी पर्टिकुलर यूज़ के लिए अगर वो पूरी हमारी लगभग सारी ज़रूरतें अगर पूरा करता है तो हम इसको आइडियल फ्यूल कह सकते हैं। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट, फ्यूल की जो कॉस्ट होती है वो भी अलग अलग होती है। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, कुछ फ्यूल ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से सस्ते होते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फेमिलियर टू यू, तो जिन जिन फ्यूल्स को आप जानते हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं आप। ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। गैसियस फ्यूल्स इन टेबल 6.3, टेबल है इसमें 6.3। आप उसमें फ्यूल के बारे में बता सकते हैं कि ये सॉलिड फ्यूल है या लिक्विड फ्यूल है या फिर वो गैसियस फ्यूल है। फ्यूल फ्रीक्वेंसी, फ्यूल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सपोज यू आर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। यदि आपको एलपीजी दिया जाता है फ्यूल के रूप में या फिर कोल दिया जाता है या काउ डंग दिया जाता है, तो उसमें आप और कुछ क्वांटिटी दी जाती है वाटर की। विच फ्यूल वुड यू प्रीफर, आप उसमें से कौन सा फ्यूल जो है वो उसको प्रीफर करेंगे। गिव योर रीजन, आप उसका कारण भी बताइए, आप कौन सा फ्यूल यूज करेंगे इसमें और क्यों करना चाहेंगे। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इसमें। डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या ये तीनों जितने जो फ्यूल के नाम मैंने बताए हैं अभी, क्या तीनों में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो सेम होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called a calorific value। यानी द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड है, यानी 1 किलोग्राम अगर फ्यूल होता है उसको हम जलाएं और उससे जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसे हम क्या कहेंगे, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलोजूल पर किलोग्राम। यानी इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, किलो जूल पर किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन इन टेबल 6.4, और 6.4 में यहाँ पे कुछ टेबल दी हुई है। पहले 6.3 देख लीजिए। 6.3 में क्या था, मैंने क्या बताया था अभी, कि सबसे पहले फ्यूल का नाम लिखेंगे, कॉल है, पेट्रोल, डीजल या काउडंग केक, उसमें कुछ भी आप लिखेंगे उसके बारे में बताएंगे कि ये लिक्विड है या फिर गैसियस फ्यूल है। तो इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से टेबल आपकी ये 6.4 है, तो इसमें यहाँ पे कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। काउडंग केक हो गया, वुड, कोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और हाइड्रोजन। तो सभी में किसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, आप यहाँ से टेबल में से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। यानी जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, फ्यूल को जलाते हैं, तो उनमें से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट भी निकलते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। यानी जब भी हम फ्यूल का कंजम्पशन करते हैं तो वो एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहला है कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। जब भी हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम, तो उनमें से क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, रिलीज होते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीजेज सच एज अस्थमा। यानी ये इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं जो बहुत ही डेंजरस होते हैं, पॉल्यूटेंट होते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो रेस्पिरेटरी डिजीज जो होती है, जो सांस की जो बीमारियां होती है, जैसे जैसे अस्थमा है, वो इनकी वजह से होती है। और उसमें
इस तरह के जो लोग जो हैं जो इससे सफ़र कर रहे होते हैं उसको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फॉर सेंचुरीज वुड एज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, यानी शताब्दियों से हम लकड़ी का और कोयले का जो यूज है वो अपने घरों में और इंडस्ट्रीज में यूज करते आ रहे हैं बहुत समय पहले से। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल लाइक एलपीजी। लेकिन आजकल लकड़ी का यूज़ कम किया जाता है, उसकी जगह कोल का यूज़ करते हैं या फिर एलपीजी का यूज़ करते हैं। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के जो ग्रामीण इलाके होते हैं, पीपल स्टिल यूज वुड, अब भी वहाँ पे लकड़ी का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, फ्यूल की तरह, बिकॉज ऑफ इट्स इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और आसानी से वहाँ पे गांव में उपलब्ध भी हो जाता है। और बर्निंग ऑफ वुड, जबकि लकड़ी का जो जलना होता है, गिव अ लॉट ऑफ स्मोक, उसमें बहुत सारा धुआं भी निकलता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिससे सांस की बीमारियां हो सकती है, समस्याएं हो सकती है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर लोस्ट व्हेन वुड इज यूज्ड एज फ्यूल। उसमें क्या होता है, जब हम लकड़ी को ईंधन के रूप में यूज करेंगे तो उसमें बहुत सारे ट्रीज जो होते हैं वो भी उनका भी लॉस हो जाता है, उनका भी नुकसान होता है। मोर ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पेड़ काटते हैं फ्यूल के लिए, लकड़ी जलाने के लिए, तो क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन की को लीड करता है वो, विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। एज यू लर्न इन क्लास 7, जैसे कि आपने क्लास 7 में सीखा। इसके बाद आता है इनकम्प्लीट कम्बशन। इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड। यदि इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो ये फ्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन आ क्लोज रूम, ये बहुत खतरनाक होता है यदि कोल को हम किसी बंद कमरे में जलाएं। द कार्बन मोनोऑक्साइड वॉज प्रोड्यूस गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सनस स्लीपिंग इन दैट रूम, यदि उस रूम में अगर कोई सो रहा है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी ज़्यादा निकलती है कि उससे उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ओह, सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज्ड नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट, यानी ऐसे रूम में ना सोए जहाँ पर कोल को जलाया जा रहा है। एक बंद कमरे में अगर कोल जलाया जाता है तो वहाँ पर नहीं सोना चाहिए, उसमें से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होने से डेथ भी हो सकती है। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, और ज़्यादातर जो फ्यूल होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, और यदि इस तरह के फ्यूल जलाए जाते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज होती है तो वो ग्लोबल वार्मिंग को लीड भी करता है, उसका कारण बन जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो उसका राइज होना, इंक्रीज होना, वही ग्लोबल वार्मिंग है। दिस रिजल्ट्स अमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लेशियर्स जो होते हैं, पोलर ग्लेशियर जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो रहे हैं, विच लीड्स टू अ राइज इन द सी लेवल, जिससे सी लेवल जो होता है, समुद्र का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। कॉजिंग फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज, जिससे कोस्टल एरियाज में बाढ़ आ जाती है। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, और जो लो लाइंग एरिया जो होते हैं कोस्टल एरियाज, वो क्या हो जाते हैं, कभी कभी परमानेंटली सबमर्ज हो जाते हैं, यानी डूब जाते हैं पानी में। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। जब कोल को जलाते हैं या डीजल को जलाते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोजिव गैस, ये बहुत ही सफोकेटिंग गैस होती है और बहुत ही कोरोजिव भी होते हैं, नुकसान पहुंचाने वाली गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड। मोरओवर पेट्रोल इंजिन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जब पेट्रोल को बर्न किया जाता है, पेट्रोल इंजन जो होता है उससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर, जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो पानी जो होता है, बारिश का जो पानी होता है उसके साथ में घुल जाते हैं एंड फॉर्म एसिड्स, और एसिड बनाते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, इस तरह की रेन को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं।
इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, ये क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, सॉइल के लिए क्या होते हैं, बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इन क्लास 7th, ये आपने क्लास 7th में पढ़ लिया है। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। यानी आजकल जो है, पहले डीजल और पेट्रोल का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था ऑटोमोबाइल्स में, लेकिन आज क्या होता है, आजकल सीएनजी का यूज़ किया जाता है। बिकॉज सीएनजी प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि इसमें जो हार्मफुल प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकलता है। इसलिए सीएनजी को क्या मानते हैं, सीएनजी इज अ क्लीनर फ्यूल। यानी सीएनजी क्या है, एक क्लीनर फ्यूल है, साफ सुथरा फ्यूल है। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।